नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। 30 प्रश्नों का एक टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत किया गया था जो रीट एग्ज़ाम लेवल 2 एसएस से मोस्टली रिलेटेड था। हालांकि हिस्ट्री के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। उसकी आंसर की और विश्लेषण के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से समाज के 3 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा धोलावीरा। और आपको डिटेल में बता दें कि सिंधु घाटी के जो बाकी स्थल हैं वहाँ से हमें समाज के मुख्यतः 2 स्तरों का पता लगता है, जहाँ ऊंचा टीला और नीचा टीला के नाम से हम उनके निवास को ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर मध्यम वर्ग की उपस्थिति भी प्राप्त है और वो स्थल जो है वो धोलावीरा है। धोलावीरा गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता युग में नदी तमा थी। तो नदी तमा सरस्वती को कहा गया है सबसे पवित्र नदी के रूप में। वैदिक सभ्यता युग में इसे माना गया है। सबसे ज़्यादा उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हमें सिंधु का मिलता है, जबकि गंगा का उल्लेख केवल 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ नदी तमा का आंसर होगा सरस्वती नदी। प्रश्न नंबर 3, गुप्त काल के किस शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा गया? तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल का सबसे प्रतापी शासक जो था वो समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये प्राप्त होता है कि वह 100 युद्धों का विजेता है। और स्मिथ ने इसी आधार पर इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है। मौर्य प्रशासन में पोतवाध्यक्ष था। तो आपको ध्यान रखना है, पोतवाध्यक्ष का मतलब मापतोल से संबंधित अधिकारी है, और कहीं पर भी संशय में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हमेशा आपको इस तरह के मिलेंगे जिससे आपको जहाज निर्माण या जल सेना की ओर जाने का मौका मिले, पर नहीं, मापतोल अधिकारी ही इसका आंसर होगा। 5वां प्रश्न था हमारा, शूद्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, 4 वर्णों का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिल जाता है। यद्यपि वैश्य और शूद्र का प्रथम उल्लेख 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है, वहीं पर 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है। तो आपको यहाँ पर जान लेना है कि शूद्र का भी प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही प्राप्त है, अन्य वर्णों के समान। चलिए 6ठा सवाल था हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मास्टर सूर्यसेन की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो मास्टर सूर्यसेन जो थे वो बंगाल क्षेत्र में सक्रिय थे, और आपको बताया जाए तो बंगाल क्षेत्र में इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, और चटगांव के शस्त्रागार पर इन्होंने अटैक किया, और इस वजह से इन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इसका आंसर हमारा होगा बंगाल। प्रश्न नंबर 7 देखें, 1857 की क्रांति को मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा? तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, ट्रेविलियन और मालेसन ने इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा, डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, जबकि आउट्रम ने इसे मुसलमानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र कहा था। तो आउट्रम आंसर होगा इसका। 8वां प्रश्न, गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं, यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन से संबंधित है? तो आपको बताएं, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था 1931 का अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और यहाँ मूल अधिकारों के संबंध में भी पहली बार बातचीत की गई। और इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने जब लोग विरोध कर रहे थे कि उन्होंने इरविन के साथ समझौते के दौरान भगत सिंह आदि की फांसी की सज़ा को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, तब महात्मा गांधी ने ये लाइन बोली कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर कराची अधिवेशन 1931। प्रश्न नंबर 9, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के रचनाकार। देखिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक थी सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.एन. सेन की पुस्तक 1857। एस.बी. चौधरी की पुस्तक थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857। और अशोक मेहता की जो पुस्तक थी वो थी द ग्रेट रिबेलियन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? अशोक मेहता। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन, मुगल काल में बेबादल खां की वास्तुकला का नमूना है।
तो बेबादल खां ने जो डिज़ाइन किया था वो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को किया था। और हम लोग जानते हैं इसका एक लंबा सा इतिहास रहा कि इस तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा भी जड़ा गया। और नादिर शाह जब 1739 में भारत पर अटैक करने के लिए आए तो वो इसे अपने साथ ले गए। तो बेबादल खां की वास्तुकला का नमूना क्या है? तो वो है तख्ते ताउस। नेक्स्ट देखिए, पूर्णतः सुलह कुल की नीति का समर्थक था। सुलह कुल की नीति बेसिकली सहिष्णुता की नीति है और इस नीति का प्रारंभिक प्रणेता मुगल काल में अकबर को माना जाता है। इसी नीति को फॉलो किया था उनके पुत्र जहांगीर ने भी, पर पूरी तरह से जिसने अपनाया तो वो अकबर ही स्वीकार किए जाते हैं। चलिए 12वां प्रश्न, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की स्थापना का वर्ष था 1562। आपको बताएं अकबर जो है वो 1562 में ही अपनी वास्तविक प्रभुसत्ता की स्थिति में दिखाई देते हैं और ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर जाते हुए आमेर के शासक भारमल ने वैवाहिक संबंधों का प्रस्ताव रखा और इसी वर्ष भारमल की पुत्री के साथ अकबर का विवाह संपन्न हुआ और ये मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की स्थापना का वर्ष माना जाता है 1562। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन द्वैतवाद के मत का प्रवर्तक है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हिंदी में भी इम्पोर्टेंट रहता है। रामानुज जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, इनका जो मत था विशिष्ट अद्वैतवाद का था। निम्बार्क का मत द्वैत अद्वैतवाद का था। वल्लभाचार्य का मत शुद्ध अद्वैतवाद का था। जबकि मध्वाचार्य, आपको ध्यान रखना है, मध्वाचार्य का जो मत है वो द्वैतवाद से संबंधित था और आपको इसको इस तरह से याद रखना है, मध्व आचार्य अर्थात 2 टुकड़ों में, और 2 टुकड़ों में इसका मतलब द्वैतवाद के प्रवर्तक। चलिए 14वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा पुनर्जागरण का प्रमुख क्षेत्र था। तो राजा राम मोहन राय का वैसे तो प्रभाव पूरे भारत में था, परंतु मुख्य क्षेत्र इनका जो था वो बंगाल था और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बंगाल में ही इनके पुनर्जागरण का मुख्य क्षेत्र रहा। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा की समानता हरियूपिया से की जाती है। हरियूपिया शब्द का उल्लेख है, तो आपको बताएं हरियूपिया शब्द का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है और ये माना जाता है कि हरियूपिया जो उल्लेखित है वो हड़प्पा को ही इंगित किया गया है। ये 16वां प्रश्न हमने पहले सोल्व कर लिया। चलिए 15वां और देख लेते हैं। इसमें विवेकानंद ने द्वितीय धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो साथियों हम लोग ये सब जानते हैं कि शिकागो में 1893 में उन्होंने प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु द्वितीय यदि आपसे पूछ ले तो 1899 में इन्होंने भाग लिया और ये धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ पेरिस में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए 16 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 17, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का सर्वदा परित्याग कब किया? तो आपको बताएं हम जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की और ये प्रस्ताव जब पारित किया गया तो 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना सहित काफ़ी सारे नेताओं ने, विपिन चंद्र पाल, एनी बिसेंट, इन सब लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और जिन्ना उनमें सबसे प्रमुख थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद उन्होंने इसका परित्याग कर दिया। प्रश्न नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे पहले कहाँ बने? तो इसका आंसर कई बार मिक्सअप हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बनाया गया है क्वेश्चन। हरिपुरा, आपको ध्यान रखना है, हरिपुरा 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि 39 की गतिविधियां त्रिपुरी वाली ज़्यादा फेमस रही, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को चुनाव लड़ना पड़ा पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ और वो विजयी रहे थे। प्रश्न नंबर 19, बर्मा को भारत से अलग करने से संबद्ध अधिनियम था। तो आपको बताएं बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब स्वीकार किया जाता है? तो आपको बताएं पहला विभाजन 1907 में, जब कह दिया कि एक दूसरे का अब साथ नहीं देंगे, और दूसरा विभाजन जो है वो 1918 स्वीकार किया जाता है,
जहाँ पर 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी उसके बाद से ही उदारवादियों और उग्रवादियों के विचारों में असहमति बढ़ गई और 1918 में द्वितीय विभाजन हो गया कांग्रेस का। प्रश्न नंबर 21 देखें, मौर्य काल की जन सामान्य की भाषा स्वीकृत है। तो भैया जन सामान्य की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, और इस तरह से याद रखना है अशोक के अभिलेख भी प्राकृत में थे। जो भाषा जनता को समझ में आएगी उसी में अभिलेख स्थापित किए जाएंगे। तो जन सामान्य की भाषा प्राकृत थी, जबकि राजकीय भाषा यदि आपसे पूछी जाए तो वो संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 22, महासंधि विग्रहिक था। तो ये जो था ये विदेश मंत्री था। संधि और विग्रह अर्थात युद्ध और संधि को निर्धारित करने वाला, तो ऐसा कौन होता है? तो ये विदेश मंत्री इसका आंसर होगा। और मुख्य रूप से यह महासंधि विग्रहिक नाम का जो मंत्री अधिकारी था ये गुप्त काल में हमें प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23, सुमेलित नहीं है। अस्किनी प्राचीन नाम चिनाब का बिल्कुल ठीक है। नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा, ये भी ठीक है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, ये भी ठीक है, परंतु व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था, जबकि परुषणी रावी का प्राचीन नाम था। तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 24, चोल कला की मुख्य विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। ए मंदिरों पर ऊंचे विमान, सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही है कि बड़े ऊंचे शिखर बनाए गए मंदिरों पर। एक है नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां, ये भी बहुत फेमस है, चोलों की देन मानी जाती है। धातु कला के उत्कर्ष का काल माना जाता है, जबकि तंजौर इनका मुख्य धातु कला केंद्र स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जो गलत है वो है रथ मंदिरों के निर्माण का आरंभ। तो आपको पता होना चाहिए ये पल्लव काल की देन है, और पल्लव काल में नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 25, स्वराज्य दल के गठन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें आप जब उत्तर देखेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन आएगा। कांग्रेस के विरोध में दल का निर्माण नहीं हुआ था। विधायिका में ब्रिटिश नीतियों का विरोध, क्रांतिकारी आतंकवाद के आश्रय लेना, ऐसा कोई विचार नहीं था। बी आंसर होगा आपका। बी इसलिए क्योंकि स्वराज्य दल के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उनकी थॉट में हमेशा से यही था कि हमें चुनाव लड़ने के साथ ही विधायिका में प्रवेश पाकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहिए, और इसलिए ये जो इनकी थॉट थी यही थॉट यहाँ पर दिखाई देती है, स्वराज दल के मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रकट होती है। तो आंसर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 26, स्थानीय स्वशासन से संबंधित उत्तर मेरूर अभिलेखों की रचना का संबंध किस शासक से था? तो हम लोग जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन चोल शासकों की देन रहा, और चोल शासकों में उत्तर मेरूर के 2 अभिलेखों की रचना की गई, और इन 2 अभिलेखों की रचना परांतक फर्स्ट के समय, आपको ध्यान रखना है किस शासक के समय, परांतक फर्स्ट जिन्हें हम मदुरई कोंड के नाम से भी जानते हैं, उनके समय इन उत्तर मेरूर अभिलेखों की रचना हुई, जिससे चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 27वां प्रश्न, पल्लव काल में प्रयुक्त घटिका से अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पल्लव काल में जो संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे वो घटिका कहलाते थे। संस्कृत शिक्षा के केंद्र घटिका कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। और आपको बता दें हिंसांग भी पल्लव शासन के अंतर्गत गए थे और उन्होंने इन घटिकाओं को वहाँ पर देखा है। प्रश्न नंबर 28, बेसर शैली का संबंध है। तो बेसर शैली का संबंध हम लोग जानते हैं, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं। नागर शैली उत्तर में, द्रविड़ शैली दक्षिण में, और मध्य भारत की जो शैली है वो बेसर शैली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर मंदिर निर्माण से संबंधित है बेसर शैली। प्रश्न नंबर 29, 1935 का अधिनियम बिना इंजन की बहुत से ब्रेकों वाली गाड़ी है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी का तो यहाँ कोई मत नहीं था, ये मत है जवाहरलाल नेहरू का। और
राजगोपालाचारी ने कहा कि नया द्वैत शासन पुराने द्वैत शासन से भी बुरा है, और जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को बेकार की वस्तु, गली सड़ी वस्तु कहकर इसे अस्वीकृत किया था। तो यहाँ आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और 30वां प्रश्न हमारा, विभाजित करो और जाओ का संबंध है। तो आपको बता दें ये नारा दिया गया 1943 में 43 में मुस्लिम लीग के द्वारा, डिवाइड एंड गो। और यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि मुसलमान अब अलग देश की वांछा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो डिवाइड एंड गो का नारा इन्होंने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। ठीक है साथियों, ये थे आपके आंसर्स। विश्लेषण जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।